मित्रों नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। लीजिए मैं आपके बीच में सोशल साइंस का एक नया चैप्टर नई जानकारी लेकर फिर हाजिर हूँ। लगभग रात के 11 बज चुके हैं और मेरी क्लास रात के 11 बजे से ही स्टार्ट होती है। दिन भर के सारे काम निपटा करके जो है मैं आपकी सफलता के साथ खड़ा हूँ और मुझे आशा है कि पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर जो है मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत कम देखी जाती है। अभी हँसी मज़ाक या बेकार टाइप के वीडियो डाल दिए जाते हैं तो उस पर हज़ारों में व्यूज़ आ जाते हैं, मिलियन में व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को देखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जितने भी होते हैं कमाल के होते हैं, लाजवाब होते हैं, अनोखे होते हैं। आप में से मुझे जितने भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके सभी के अच्छे मार्क्स की, अच्छी सफलता की मैं कामना करता हूँ और शुरू हो जाइए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ। और आज मैं आपकी सोशल स्टडी में इतिहास का एक चैप्टर होता है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने अपने-अपने देशों की तकदीरें बदल दी है। हर जगह कुछ 2-4 सितारे होते हैं, कुछ 2-4 शक्तिशाली लोग होते हैं, जो वहाँ का इतिहास पलट करके रख देते हैं मित्रों। आपको भी बढ़िया पढ़ाई करके जो है अपने घर का, अपने समाज का और अपने गाँव का इतिहास बदल कर रखना है। अच्छी मेहनत करनी है और नींद को रोक करके और पूरे इरादे के साथ जुट जाना है पढ़ाई को, और नींद को कह दो कि अपनी औकात में रहे। ठीक है। तो मित्रों, ओटो वन बिस्मार्क के बारे में हम जानते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद में ओटो वन बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, ओटो वन बिस्मार्क के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें ओटो वन बिस्मार्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित पार्ट में जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने-अपने देशों में जो है नए परिवर्तन किए। तो उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको आज इस कांसेप्ट में जानकारी दे रहा हूँ। शुरू हो जाते हैं मित्रों। ओटो वन बिस्मार्क कौन है? तो ओटो वन बिस्मार्क का जन्म जो है सन 1815 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ओटो वन बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है मित्रों। तो ओटो वन बिस्मार्क जो है सन 1815 में जर्मनी में जन्म लेता है। कानून की पढ़ाई करता है, उसके बाद जो है आर्मी सर्विसेज में चला जाता है, सैनिक सेवा में चला जाता है। सैनिक सेवा के साथ इसको धीरे-धीरे जो है प्रशा राज्य का मंत्री भी बना दिया जाता है। शुरू में तो ये प्रशा राज्य का सदस्य बनता है और फिर वहाँ अपनी व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी की छाप छोड़ता है, अपने व्यवहार की छाप छोड़ता है, तो धीरे-धीरे इसको प्रशा का मंत्री बना दिया जाता है। पहले तो सदस्य होता है, उसके बाद मंत्री बन जाता है मित्रों। और ओटो वन बिस्मार्क सैनिक सेवा के साथ-साथ प्रशा का मंत्री होता है। उसके बाद ऑस्ट्रिया के सहयोग से डेनमार्क को जर्मनी में मिला लिया। किसने? ओटो वन बिस्मार्क ने। डेनमार्क जो है जर्मनी का जो है विरोधी था, विपक्षी था। हालाँकि विपक्षी तो ऑस्ट्रिया भी था, लेकिन मित्रों जैसे हमारे भारत देश में कौटिल्य हुए, चाणक्य हुए, एक ही व्यक्तित्व है, बड़े कूटनीतिज्ञ थे, नीति से भरे पड़े थे। उसी प्रकार से ये ओटो वन बिस्मार्क भी जो है बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बड़ा चतुर था। पहले तो इसने ऑस्ट्रिया को जो है अपने साथ मिलाया, ऑस्ट्रिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के सहयोग से डेनमार्क को हराया और जर्मनी में मिला लिया। और बाद में इसी ओटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर भी हमला कर उसे जर्मनी से दूर कर दिया। इसको बोलते हैं कूटनीति, समझदारी। कब किससे लाभ लेना है, ये हमें जो है ओटो वन बिस्मार्क से सीखना चाहिए, आचार्य चाणक्य जी से सीखना चाहिए, जो धूल में खेलते हुए बच्चे को जो भारत का सम्राट बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो है जर्मनी के उत्तरी राज्यों को भी जर्मनी में शामिल कर लिया। ओटो वन बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से जर्मनी के उत्तर में जितने भी राज्य थे, जो जर्मनी के विरोध में चल रहे थे, जो जर्मनी के संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें भी जो है ओटो वन बिस्मार्क ने जो है जर्मनी में शामिल कर दिया मित्रों। ये प्रशा के तहत काम कर रहा था। प्रशा राज्य में ये मंत्री था और प्रशा राज्य के मंत्री काल में ही जो है ये जर्मनी का एकीकरण चाहता था। तो आगे बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस को हराकर फ्रांस को संधि पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर के सबसे पहले ऑस्ट्रिया से हाथ मिलाया और डेनमार्क को हराया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी से अलग कर दिया, ऑस्ट्रिया को भी दबा दिया और फिर उसके बाद जो है फ्रांस भी जो है जर्मनी का विरोधी था। तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क तीनों को जो है एक तरफ डाल दिया। किसने? ओटो वन बिस्मार्क ने। और सन 1870 में जो है फ्रांस को भी हरा दिया इसने और अंततः जो है फ्रांस को भी जर्मनी से
संधि करनी पड़ी, हाथ मिलाना पड़ा। फ्रांस ने सोच लिया कि अब अपनी जर्मनी से नहीं चल पाएगी, जर्मनी को अपन हरा नहीं पाएंगे, तो हाथ मिला लो, इसमें ही फायदा है। उचित समय पर उचित काम कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ओटोवान बिस्मार्क किन-किन के पक्ष में था और किन-किन का विरोधी था। ओटोवान बिस्मार्क मित्रों जो है उदारवादियों का विरोधी था। उदारवादी लोग होते हैं ना, जो कानून के समक्ष समानता चाहते हैं, एक अच्छा स्वतंत्रता चाहते हैं, इन चीज़ों का जो है ओटोवान बिस्मार्क विरोधी था। और समाजवादियों का भी ओटोवान बिस्मार्क जो है विरोधी था। वो राजतंत्र का समर्थक था और लौह व रक्त की नीति का समर्थक था। अब मित्रों, लौह और रक्त की नीति क्या होती है? लोहे की तलवार के माध्यम से रक्त बहाते हुए जो है अपना अधिकार जो है स्थापित करना, यही ओटोवान बिस्मार्क का लक्ष्य था। ओटोवान बिस्मार्क का मानना था कि केवल और केवल शक्ति और पावर के बल पर ही, तलवार और शक्ति के बल पर ही, खून बहा करके ही जो है जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। और शक्ति के बल पर ही जो है उसने जर्मनी का एकीकरण करवाया मित्रों। तो ये था ओटोवान बिस्मार्क, जिसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन हमको क्लास 10th के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जितना हमारे जरूरी है उतना ही हमें पढ़ना है। हमें भी कूटनीति से चलना है जैसे ओटोवान बिस्मार्क चला। तो शक्ति के बल पर जो है ओटोवान बिस्मार्क ने जो है पूरी जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद आप इसकी पिक को, इस तस्वीर को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम नेपोलियन को पढ़ेंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा सेनापति था और फ्रांस की क्रांति में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान है। नेपोलियन बोनापार्ट भी जो है ओटोवान बिस्मार्क की तरह बड़ा ही शक्तिशाली सम्राट हुआ, बड़ा ही शक्तिशाली जो है सैनिक हुआ, सेनापति हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है सन 1869 में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है फ्रांस के ही क्षेत्र में जो है सन 1869 में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिताश्री होते हैं चार्ल्स बोनापार्ट, जो फ्रेंच क्रांति में युद्ध करते हैं। उन्हीं चार्ल्स बोनापार्ट का सुपुत्र होता है नेपोलियन बोनापार्ट। कहा जाता है कि चार्ल्स बोनापार्ट जो है उनकी पत्नी अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट की जो माताजी थी वो बड़ी उग्र स्वभाव की थी, क्रोधी स्वभाव की थी। तो उसी उग्र और क्रोधी स्वभाव का जो है प्रभाव जो है नेपोलियन बोनापार्ट पर देखने को मिलता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस की क्रांति का सेनापति भी है और प्रथम बार फ्रांस डायरेक्टरी के द्वारा इटली अभियान पर भेजा गया था। नेपोलियन बोनापार्ट को फर्स्ट बार जो है फ्रांस की जो डायरेक्टरी थी, फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके द्वारा जो है इटली के युद्ध अभियान पर भेजा गया। तो प्रथम बार फ्रांस डायरेक्टरी के द्वारा जो है इटली अभियान पर नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया, जहां इटली को नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया से मुक्त करवाया। इटली को नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया से मुक्त करवाया और जब इटली ऑस्ट्रिया से मुक्त हुई तो वहां जो है नेपोलियन का विशेष प्रदर्शन देखने को मिला। विशेष पावर जो है वो वहां देखने को मिली। तो वहां जितने भी लोग थे, जितने भी अधिकारी थे, देख रहे थे, तो नेपोलियन के प्रदर्शन को देखकर वो भी जो है बड़े प्रभावित हुए। उसके बाद लगातार जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है युद्ध अभियानों पर भेजा गया फ्रांस के द्वारा। फ्रांस डायरेक्टरी के द्वारा फ्रेंच क्रांति उस टाइम जो है जोरों शोरों पर थी। और युद्ध अभियान की बात करें तो ब्रिटेन युद्ध अभियान पर भी भेजा गया। हालांकि ब्रिटेन युद्ध अभियान में जो है नेपोलियन बोनापार्ट इतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रिटेन का एक और अधिकारी था नेल्सन, वो लगातार जो है इसका नेपोलियन बोनापार्ट का पीछा कर रहा था। तो हालांकि ब्रिटेन से नेपोलियन जो है ज्यादा लोहा नहीं ले पाया। इसके बाद जो है इसको मिस्र युद्ध अभियान पर भेजा गया, उसके बाद सीरिया युद्ध अभियान पर भेजा गया, फिर दूसरी बार ब्रिटेन युद्ध अभियान में भेजा गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस डायरेक्टरी के द्वारा कई बार जो है युद्ध अभियानों पर भेजा गया, लेकिन इन युद्ध अभियानों के बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट अपनी हिम्मत का लोहा मंडवा करके आता है
तो और निखर जाता है और वो दोबारा फ्रांस में आता है, तो फ्रांस में देखता है कि फ्रांस का जो है शासन लगभग-लगभग कमज़ोर हो चुका है। फ्रांस में सत्ता सँभालने वाला जो है कोई भी मजबूत शासक नहीं रहा। तो फ्रांस की वीकनेस को देखकर, फ्रांस की बिखरी हुई जनता को देख कर के और अपनी पावर्स का फ़ायदा उठाता है, अवसर का फ़ायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट और स्वयं को ही जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। सारी वहाँ की प्रशासन की शक्तियाँ, पावर जो है अपने हाथ में ले लेता है। इसको कहते हैं मौके पर चौका लगाना। तो लगातार युद्ध अभियानों के बाद फ्रांस में नेतृत्व शक्ति का अभाव देख नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है और सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन स्वयं के द्वारा निर्मित संविधान नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता लागू करता है मित्रों। अब ये नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले इस मैटर को आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए जो है मुझे इस मैटर के बाद अगला मैटर लिखना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम्स रहती है लेकिन प्रॉब्लम सबके साथ रहती है। और मित्रों, नेपोलियन की जानकारी के साथ ही आप जो बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारी आप लेने जा रहे हो, क्योंकि नेपोलियन संहिता के बारे में, नेपोलियन सिविल कोड या नेपोलियन संहिता के बारे में कई जगह जो है प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि नेपोलियन संहिता क्या है या नेपोलियन सिविल कोड क्या है या नागरिक संहिता क्या है। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार किया जाता है कि नेपोलियन संहिता क्या है। तो नेपोलियन संहिता की स्थापना जो है उसने सन 1804 में की। नेपोलियन संहिता जैसे अपना भारतीय संविधान है ना, वैसे ही नेपोलियन ने भी अपना एक संविधान निर्मित किया था। अपनी कुछ शर्तें, अपने कुछ नियम जो उसने अपने राष्ट्र में फ्रांस में जो है लागू किए थे। ये नेपोलियन के संविधान या नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं कि नेपोलियन ने अपने संविधान में, अपनी संहिता में देश में क्या-क्या नियम लागू किए। तो उसका पहला नियम होता है कि उसने नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया। नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया। सभी नागरिक जो है कानून के समक्ष जो है समान होंगे। कानून सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा, किसी के साथ बेस्ट और किसी के साथ कम ऐसा कानून व्यवहार नहीं करेगा। ये पहला उसका जो है नियम था। नेपोलियन संहिता का दूसरा नियम था संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा। संपत्ति के अधिकार को नेपोलियन ने सुरक्षित रखा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो वो उस प्रॉपर्टी पर उसका हक है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही सम्राट के पास कम पैसा हो, राजा के पास कम पैसा हो, लेकिन वहां के आम नागरिक के पास ज्यादा पैसा हो या प्रॉपर्टी हो तो हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेपोलियन को इससे कोई एतराज नहीं था। दिस इज वेरी गुड। एंड राजतंत्र का पक्ष और प्रजातंत्र का समापन, ये नेपोलियन की एक और खास बात ये थी कि वो राजतंत्र का पक्षधर था और प्रजातंत्र का वो विपक्षी था। उसने प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र का पक्ष लिया, लेकिन उसने भले ही राजतंत्र का पक्ष लिया हो, लेकिन उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। राजतंत्र को भी उसने प्रजातंत्र की तरह ही जो है अप्लाई किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजवंशों के जन्म आधारित राजवंशों के जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। उसने जो है वहाँ राजवंश या जितने भी वहाँ कुलीन वर्ग थे, कुलीन बड़े लोग, वीआईपी लोग, उनके जो जन्म आधारित विशेषाधिकार थे, सारे विशेषाधिकारों को उसने समाप्त कर दिया। उसने कहा कि सब समान रहेंगे, सब सेम रहेंगे, कोई ऊंचा या कोई बड़ा नहीं रहेगा। सारे जन्म आधारित कुलीन वर्गों के, वीआईपी परिवारों के जो है विशेषाधिकार उसने समाप्त कर दिए। कुल मिलाकर जितनी भी परंपरागत रूढ़ियां चली आ रही थी, उन रूढ़ियों को जो है नेपोलियन ने समाप्त कर दिया मित्रों। ये भी गुड पॉइंट है नेपोलियन के लिए और फ्रांस के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजवंशों के जन्माधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी। इसके बाद जागीरदारी जागीरदारी सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ जागीरदारी की जगह जागीरदारी आएगा मित्रों, जागीरदारी जागीरदारी और जल्दी के चक्कर में हो जाता है। जागीरदारी शुल्कों व भूदास प्रथा से जनता को मुक्ति दिलाई। जागीरदार लोग होते थे,
वो छोटे-छोटे किसानों को, गरीब लोगों को जो है अपने यहाँ दास बना लेते थे। भूदास भूदास भू यानी पृथ्वी, धरती का दास। और जो छोटे-छोटे जो किसान होते थे उनसे जो है टैक्स लेते थे, कर लेते थे, शुल्क लेते थे। तो जागीरदारी शुल्कों से व भूदास प्रथा से जनता को मुक्ति दिलाई। किसने दिलाई मुक्ति? नेपोलियन ने दिलाई मित्रों। आगे बढ़ते हैं। यातायात व संचार के साधनों में सुधार किया। नेपोलियन ने यातायात व संचार के साधनों में सुधार किया। ये भी नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए बहुत बढ़िया गुड पॉइंट है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र में जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है यातायात के जो साधन है बेस्ट होने चाहिए। संचार प्रणाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बढ़िया होनी चाहिए। इस पर जो है नेपोलियन ने फोकस किया, यातायात और संचार के साधनों में सुधार किया। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अ, समान कानून व्यवस्था व मापतोल की समान प्रणाली जो है नेपोलियन ने लागू की। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में समान कानून व्यवस्था होगी, सेम लॉज एंड रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे और मापतोल की समान प्रणाली जो है पूरे देश में नेपोलियन ने लागू की मित्रों। ये भी नेपोलियन के शासन के लिए गुड पॉइंट रहा है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण देश में एक समान राष्ट्रीय मुद्रा, सेम करेंसी, नेशनल करेंसी, संपूर्ण जो है राष्ट्रीय मुद्रा जो है बनाई किसने बनाई? नेपोलियन ने बनाई। पूरे देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा होगी। किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में वही राष्ट्रीय मुद्रा जो है चलेगी। तो ये भी बढ़िया है। मुद्रा के दोहरे सहयोग और अलग-अलग करेंसी से भी जो है वहाँ की जनता बच गई। ये भी बढ़िया पॉइंट है। संपूर्ण देश में एक समान राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी लागू की। किसने की? नेपोलियन ने लागू की। और शहरी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण नियंत्रण को हटा दिया। शहरों में जो कारीगर के जो संघ थे, कारीगरों के, उन पर जो है अलग-अलग उनको श्रेणियों में, कैटेगरीज़ में बाँट रखा था, संगठनों में बाँट रखा था। तो उन पर भी जो है नियंत्रण किसने? नेपोलियन ने हटवा दिया मित्रों। तो नेपोलियन और बिस्मार्क की मैंने आपको जानकारी दी। ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है यूरोप के राष्ट्रवाद में। तो आशा है कि आप इनको समझे होंगे, इनको पढ़ोगे और एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से लिख कर आओगे। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। जय श्री कृष्ण।